आप लोग को वॉइस मिल रहा है? कोई किसी का यस क्वेश्चन है? सर। हाँ। यस हाँ, सर। कोई किसी का क्वेश्चन है आप लोग पहले पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर वो डिजास्टर रूल अपनाया गया था, क्या था वो? HDR क्या बताया आपने? एच डी आर एफ कहते हैं इसको। फुल फॉर्म क्या सर इसका? एच डी स्टेट। H या S? एस 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 मतलब उसको कहते हैं सपेरा वाला एस। एस एस। अच्छा। हाँ। तो स्टेट अच्छा डिजास्टर रिस्पांस फोर्स कहते हैं, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स कहते हैं। ठीक है। तो उसको बनाया गया था 2013 में बनाया गया था, जब यहाँ पे केदारनाथ वाला आपदा आया था। क्योंकि उससे स्टेट डिजास्टर। रिस्पांस फोर्स कहते हैं। अब इसको लिखा दूंगा, कैलकुलेशन लीजिएगा। दो है, एक एन जो नेशनल होता है और एक स्टेट। नेशनल वाला 2005 में बनाया गया था और ये 2013 में बनाया गया था। स्टेट वाला वो SDRF है और NDRF है। वो NDRF क्या है? नेशनल वाला है, और SDRF क्या होता है? स्टेट वाला है। ठीक है, इसको मैं कल आपको इसको बता दूंगा। आप लोग का पोल्ट्री से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिएगा। कोई भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। ये कल आप लोगों का क्या शेड्यूल तक बता दिया था। शेड्यूल यानी 12 शेड्यूल था, उसके बारे में बताया था। उसमें से अगर कोई कंफ्यूज हो तो पूछ लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे सिटीजनशिप, नागरिकता। ठीक है। हमारे हमारे अभी आपको कल बताया था कि हमने जो नागरिकता लिया है, सिटीजन शब्द जो लिया है, वो क्या है? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। देखिए, सिटीजन जो शब्द है ना, सबसे पहले फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसमें सबसे बढ़ के आया। देखिए, सिटीजन का मतलब होता है नागरिक के कुछ अधिकार और कुछ कर्तव्य भी होते हैं। क्योंकि जब राजा होते तो राजा में हम लोग किसी को नागरिक नहीं कहते थे। राजतंत्र में कोई नागरिक नहीं हुआ करता था, क्योंकि राजतंत्र में कोई अधिकार होता ही नहीं था। राजतंत्र में कोई भी नागरिक, जो भी प्रजा होते थे, उनका कोई अधिकार नहीं था। सब अधिकार राजा का होता था। लेकिन आप नागरिक है, सिटीजन है, तो आपको भी कुछ अधिकार है। वो अधिकार आपको बताऊंगा, फंडामेंटल राइट। क्या क्या अधिकार है आपका भी। ठीक है। ऐसे नहीं कि क्या केवल आपको काम करना है, आपका राइट भी है। और सारे प्रत्येक भारतीयों को जानना भी बहुत जरूरी है, उनको राइट क्या होता है। जिससे क्या होता है, वो आप अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो नागरिकता या सिटीजन लिख लीजिएगा। नागरिकता। तो नागरिकता जो शब्द है ना, वो आया है आपके फ्रांसीसी क्रांति से आया है। तो समझिएगा। नागरिकता सिटीजन, लेकिन इसमें पहला है नागरिक। नागरिक के क्या होता है? कुछ अधिकार होते हैं और कुछ कर्तव्य। और नागरिक शब्द लाया कहाँ कैसे था? फ्रांसीसी क्रांति से लाया गया। और हमारे देश में कैसा नागरिकता है? एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजन। एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है हमारा। समझिएगा। अब नागरिकता का उल्लेख कहाँ पे है? हमारे संविधान के भाग 2 में इसका उल्लेख है। और अनुच्छेद किसमें है? आर्टिकल कितने में है? आर्टिकल 5 से लेके 11 में है। ये बहुत बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। आर्टिकल और भाग। हमारे संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, और अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक में नागरिकता का उल्लेख है। अब देखिए, नागरिकता में भारत में लोग, नए लोग नागरिकता ले भी सकते हैं और कोई नागरिकता छोड़ भी सकते हैं। और भारत में एक चीज है कि भारत में जो व्यक्ति नागरिक होगा वो किसी दूसरे देश का नागरिक नहीं हो सकता। बहुत सारे देशों में एक साथ दो देशों का नागरिक हो सकता है, लेकिन भारत में क्या सिंगल सिटीजनशिप है। तो सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि भारत में एक ही नागरिकता हो। यानी भारत में जितने भी लोग रहेंगे, उनको एक ही देश का नागरिकता दी जाएगी। आप लोग अभी तो, एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। पहले अक्षय कुमार भी भारत के नागरिक नहीं थे,
अभी हाल ही में उन्होंने भारत की नागरिकता ली है। तो उन्होंने पहले कनाडा की नागरिकता उनकी थी। तो जब तक कनाडा की नागरिकता उनको रहा, तब तक भारत की नागरिकता अक्सर के बाद ले ही नहीं सकते। अभी कनाडा की नागरिकता उन्होंने छोड़ दिया, अब वो भारत के नागरिक हैं। तो धनिका, भारत में नागरिक होने का मतलब एक ही देश का नागरिक हो सकते हैं, दो अलग अलग देशों के नागरिक नहीं हो सकते। अब नागरिकता प्राप्त करने के क्या क्या कायदे कानून है कि नागरिकता को कैसे प्राप्त करें, यानी कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए, नागरिकता को कैसे प्राप्त करें, पहला क्वेश्चन। इसमें देखिए पहला पॉइंट आता है कि जो भी लोग 15 अगस्त 1947 से पहले, यानी 15 अगस्त 1947 से पहले जिनके पूर्वज या माता पिता भारत में रह रहे थे, ऑटोमेटिक वो भारत का नागरिक हो जाएगा। पहला नियम क्या है? पहला नियम है 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी लोग यहाँ पे रह रहे थे, उनके बच्चे ऑटोमेटिक भारत के नागरिक हो जाएंगे। उनको कुछ करने वरने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्या है, आप लोग जानते हैं बहुत से लोग माइग्रेट करके आए थे पाकिस्तान और बांग्लादेश से। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग माइग्रेट यानी शरणार्थी के रूप में भारत में आए थे, उन लोगों को क्या है, नागरिकता दी गई है। कहाँ कहाँ? और बीच में कुछ तिब्बत के लोगों को भी दिया गया है। हाँ जी, इसमें 3 देशों के लोग में मुख्यतः दी गई है। एक है आपका पाकिस्तान के लोगों को दी गई है, एक बांग्लादेश के लोगों को दी गई है जो वहां से आए थे, जो शरणार्थी बने थे, और तिब्बत तिब्बत से लोग आए थे, इनको नागरिकता दी गई है। चौथी है, अगर मान लेते कि भारत सरकार किसी नए भूभाग को जीत लेता है, अगर भारत सरकार किसी नए भूभाग को अगर जीत लेगा, तो उस क्षेत्र में जितने लोग रहेंगे वो भारत के नागरिक हो जाएंगे, वो जीता हुआ क्षेत्र। अगर मान लेते हैं कल अगर भारत पाकिस्तान को जीत लेंगे, तो पाकिस्तान के लोग भी भारत के नागरिक हो जाएंगे। समझ लीजिएगा। अब लेकिन पाकिस्तान सब जीतने वाले हैं, आप समझ लिया पाकिस्तान भी सब क्या होता है, भारत के नागरिक हो जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद क्या है, अभी आप लोगों ने 2019 में एक बहुत बड़ा विवाद सुना था, सीएबी का नाम, सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाया गया था, और सीए बाद में उसको हो गया था सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया था। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, सीएए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कब लाया गया था? 2019 को लाया गया था। इसमें बताया गया था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम, मतलब वहां पे जो मुस्लिम के अतिरिक्त जो लोग रहते हैं, चाहे वो ईसाई भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, जैन भी हो सकता है, बौद्ध भी हो सकता है, सिख भी होता है, गैर मुस्लिम लोगों को नागरिकता दी जाएगी। और नागरिकता दी, आप लोग देखे बहुत बड़ा विवाद हुआ था अंदर, बहुत सारा चीजों का, केवल मुसलमानों को छोड़ के, क्योंकि ये जो 3 देश है ना, ये इस्लामिक देश है। तो अगर टेक्निकल रूप से देखा जाए, देखिए ऐसे तो बहुत सारे लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, टेक्निकल रूप से देखा जाए तो भाई जब मुस्लिम देश है, एक ही धार्मिक देश है, तो वहां पे जो भी मुस्लिम धर्म को मानने वाला है, उनके साथ ज्यादा अत्याचार नहीं होगा, ये टेक्निकल रूप से देखा जा सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वहां पे भी क्या होता है, जो बहुसंख्यक मुस्लिम है वो अल्पसंख्यक मुस्लिम को क्या होता है, मतलब संप्रदाय के हिसाब से बोल रहा हूँ, उसमें क्या होता है, लड़ाई झगड़ा सब, जैसे सिया सुन्नी का विवाद है, उसके बलूचिस्तान में यानी पख्तून का विवाद है, बहुत सारे विवाद है। ठीक है, तो ये हम वहां पे भी नहीं कहते कि सभी मुसलमान एक जैसे है या सभी हिंदू एक जैसा है। अगर आप बता दें कि भारत में सभी मुसलमानों को हटा दिया या अल्पसंख्यक को हटा देंगे, तो क्या भारत में कोई वायलेंस नहीं होगा क्या? ये मत सोचिए। पहाड़ों में देखिएगा बहुत सारे ऐसे ऐसे गाँव है जहाँ पे तो क्या होता है, केवल हिंदू ही रहते हैं। या उत्तराखंड के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे क्या होता है, अभी भी मुसलमान और दूसरी जाति के लोग अभी तक वहाँ पे, या धर्म के लोग वहाँ पे पहुंचे भी नहीं है। क्या वहाँ पे वायलेंस नहीं होता? क्या वायलेंस होता है? तो ऐसे कुछ नहीं है, इसलिए मतलब टेक्निकल रूप से ऐसे नहीं हो सकता है। लेकिन क्या होता है, जो व्यावहारिक रूप में क्या होता है, वायलेंस होता रहता है। इसलिए क्या है,
जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश है, वहाँ के जो गैर मुस्लिम लोग हैं, उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी। यह शर्त ये है कि वो क्या होता है, 2000 यानी 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आया हो। कंडीशन क्या लगा रखा है यहाँ पे, 31 दिसंबर 2014 से पहले वो भारत आए, ऐसे लोगों को क्या किया जाएगा। तीसरी यानी अंतिम है कि अगर कोई विदेशी नागरिक, अगर भारत सरकार के जो होम मिनिस्ट्री होती है, देखिए नागरिकता होम मिनिस्ट्री द्वारा दी जाती है, तो होम मिनिस्ट्री द्वारा अगर वहां पे आवेदन करता है, तो उन व्यक्तियों को पहले क्या होता है, प्री सिटीजनशिप दिया जाता है, कि उसको एब्जॉर्ब में रखा जाता है कि ये व्यक्ति भारत के लिए सही है या गलत है। तो 6 साल तक उनको क्या एब्जॉर्ब में रखा जाता है। 6 साल तक अगर उनको जैसे अगर व्यवहार अच्छा रहा, तो उनको भारत की नागरिकता दी जाती है। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे पाकिस्तान के गायक सिंगर वगैरह देखे होंगे, जैसे अदनाम सामी हो गया, रितेश, हिमेश रेशमिया वगैरह हो गया, ये लोग पाकिस्तान के नागरिकता अपनी हिंदुस्तान के क्या भारत के नागरिकता ले लिया। तो इन्होंने क्या होम मिनिस्ट्री में क्या किया, आवेदन किया होगा, और उनके बाद उनको एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करने के बाद जब उनके कैरेक्टर को देखा गया कि वो सही है, कि गलत धंधे पे नहीं लगे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को नागरिकता दी जाती है। केवल पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, किसी भी देश के नागरिकता को ऐसे दी जा सकती है। लेकिन डायरेक्ट अगर आपने आज ही आवेदन किया, कल ही आपको नागरिकता मिल जाएगा, ऐसे नहीं। 6 साल तक आपको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, और ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद अगर भारत सरकार को लगा कि आपका गतिविधि सही है, तो नागरिकता दी जाएगी। धन्यवाद। तो इन विधि से क्या होता है, भारत में नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। इन विधि से क्या होता है, नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। अब बताओ नागरिकता को कैसे खत्म किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति भारतीय जो नियम कानून या जो भी विधि है, उसका अगर उल्लंघन करता है, तो उसकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। अगर कोई क्षेत्र अगर भारत अगर किसी देश को दे देता है, जैसे आप लोगों ने देखा 2015 वगैरह में बहुत सारे भारतीय क्षेत्रों को बांग्लादेश को दिया था, और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों को भारत में मिला लिया गया था। तो अगर ऐसा होता, तो जो देश जो क्षेत्र अगर बांग्लादेश को दे दिया गया, तो वहां पे जो लोग रह रहे थे, वो भी क्या अब बांग्लादेशी हो गया, वो अब भारतीय नहीं रह गया। या कुछ द्वीप होता है, द्वीप को जैसे श्रीलंका को या बांग्लादेश को दे दिया गया, तो ऐसे क्षेत्रों में जो लोग निवास करते हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कोई देशद्रोही होगा तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। देखिए जैसे नीरव मोदी हो गया, उसके बाद चोकसी हो गया, उसके बाद विजय माल्या हो गया, उसकी नागरिकता खत्म कर दिया गया। तो जो क्या देशद्रोही होंगे, उसका भी क्या होता है, नागरिकता खत्म की जा सकती है। समझिएगा। देखिए नागरिकता और जो एनआरआई है, उसमें अंतर समझिएगा। नागरिकता क्या है, तो जो इंडिया में रहते हैं, और एनआरआई का मतलब होता है अप्रवासी भारतीय कहते नॉन हैं। रेसिडेंट हाँ, इसको अप्रवासी, हाँ, रेसिडेंट इंडियन कहते हैं, अप्रवासी भारतीय कहते हैं इसको। मतलब ये क्या था, भारत के मूल के लोग तो है, लेकिन भारत में नहीं रहते। जैसे कोई वर्किंग वीजा पे गया होगा, कोई काम करने गए होंगे, तो मेन भारतीय मूल के तो है, लेकिन भारत में नहीं रहता है। अब जैसे महात्मा गांधी जानते हैं कि एनआरआई के रूप में साउथ अफ्रीका गए थे। इसी देखिए 9 जो जनवरी होता है ना, 9 जनवरी को क्या होता है, अप्रवासी भारतीय दिवस दिवस मनाया जाता है। यानी एनआरआई डे मनाया जाता है कब, 9 जनवरी को एनआरआई डे मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन क्या गांधी जी 1915 में भारत आए थे। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी क्या है, अफ्रीका से यानी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। तो समझिएगा, तो एनआरआई अलग होता है। एनआरआई को यहाँ पे वोटिंग राइट वगैरह कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जो नागरिक होता है उनको वोटिंग राइट मिलता है यहाँ पे। अभी बात चल रहा है कि एनआरआई को भी ऐसे दिया जाए, लेकिन प्रॉब्लम है कि उनको वोटिंग राइट अगर मिलेगा भी, तो ऑनलाइन देना पड़ेगा। तो ऑनलाइन अभी तक भारत सरकार के पास ऐसे कोई टेक्निकल इशू बहुत सारा है, उसको नहीं दिया जा सकता है। तो समझ लीजिएगा कि भारत में कोई भी व्यक्ति नागरिकता ले भी सकता है, और नागरिकता से उसको वंचित। और भारत सरकार एक व्यक्ति को एक ही बार नागरिकता देगा, उसको 2 देशों के नागरिकता उनको नहीं छूटेगा। तीसरी बात है, नागरिकता जो हमारा गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय द्वारा दी जाती है। नागरिकता कौन से मंत्रालय दी जाती है, गृह मंत्रालय द्वारा दी जाती है। जो होम मिनिस्ट्री होता है, उसके माध्यम से नागरिकता मिलती है। मान लीजिएगा, इस मंत्रालय के द्वारा नागरिकता
किसी व्यक्ति को दी जाती है। तो ये है आपके नागरिकता के बारे में। अब नागरिक हो गए लोग, अब देखिए उनके अधिकार समझिएगा। इसलिए अगला हेडिंग डालिएगा फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार। देखिए जो मौलिक अधिकार है ना, ये एक प्रकार के राजनीतिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? राजनीतिक अधिकार है, पॉलिटिकल पावर है। ठीक है, और इसका अगर उल्लंघन होता तो आप न्यायालय जा सकते हैं। अगर भारत सरकार या कोई व्यक्ति, देखिए भारत सरकार या कोई व्यक्ति, अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। इसमें आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 266 के माध्यम से आप क्या हाई कोर्ट जा सकते हैं। समझिएगा, तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन अगर सरकार भी करे तब भी आप न्यायालय जा सकते हैं, अगर आपके पड़ोसी भी करे तब भी जा सकते हैं। जैसे मान लिया आपके पड़ोसी क्या होता है, आपके घर के बगल में शराब का भट्टी लगा दिया या ईंट का भट्टी लगा दिया, तो आपके उससे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है कि उसमें से सब धुएं आपके घरों में जा रहा है। कि रेजिडेंशियल इलाका में ऐसे नहीं किया जा सकता है। तो रेजिडेंशियल इलाके में जब ऐसे नहीं किया जाता तो आप ऐसी जगह पे क्या रखेंगे, तो आपका मौलिक अधिकार का क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। तो आप उसके खिलाफ क्या डायरेक्ट जा सकते हैं। या मान लेते हैं आप अपने घरों में कोई भी खाना पीना खा रहे हैं और दूसरे व्यक्ति को पसंद नहीं आ रहा है, अगर वो आपको परेशान करने लगे तो अब भी आप क्या आता है, मौलिक अधिकार के तहत आप भी क्या आता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब देखिए मौलिक अधिकार आपको बताया था कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। तो देखिए ये कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया। एक काम कीजिएगा, यहाँ पे 226 होगा, ध्यान दीजिएगा 226 226 होगा। एक काम और कीजिएगा, ये जो मौलिक अधिकार है ये हमारे संविधान के भाग 3 में है, इसका मेंशन किया गया है, और अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक में इसका उल्लेख किया गया है। 12 से लेके 35 तक में क्या होता है, इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद क्या है, या आर्टिकल 12 से लेके 35 में इसका उल्लेख किया है। भाग क्या है, 3 है, और कहाँ से लिया गया है, अमेरिका या यूएसए के संविधान से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, और कैसा अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है। आप न्यायालय जा सकते हैं, इसको बल्कि न्याय योग्य है। कैसा ये, न्याय योग्य है, मतलब इसमें आप न्यायालय जा सकते हैं, न्याय योग्य है। उसको देखिए हमारे मूल संविधान जो है उसमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार था। मूल संविधान में कितना था, 7 प्रकार के। मूल संविधान में जो हमारा जब संविधान लिखा गया था तब मौलिक अधिकार कितने थे, 7 थे। सबसे पहले है समानता का अधिकार, का अधिकार। ये है आपके आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। यह है आपका आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह है आर्टिकल 23 और 24 में। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह है आपके आर्टिकल 25 से लेके 28 के बीच में। पांचवा है आपका अल्पसंख्यकों का अधिकार।
जो माइनॉरिटीज होता है उसका अधिकार। यह है आपका आर्टिकल 29 और 30 है। छठा है आपका संपत्ति का अधिकार, राइट टू वेल्थ, आर्टिकल 31। और 7 है आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार। यह है आर्टिकल 32 में। लेकिन ये देखिए छठा है ना, ये इसको क्या है, अभी हमारे संविधान से मौलिक अधिकार से इसको हटा दिया गया। इसे आप क्या है, कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसको कब हटाया गया था? इसको हटाया गया था 1978 में 44 अमेंडमेंट में, 44 संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया। कब? 1978 में हटा दिया गया था। अब संपत्ति का अधिकार कैसा है? कानूनी अधिकार है या वैधानिक अधिकार कहते हैं, लॉ अधिकार हो गया, अब मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है। अब हमारे जो मूल अधिकार है या मौलिक अधिकार है वो 6 रह गए। वर्तमान में कितना है? 6 रह गए। पहले कितना था? 7 था। पहले 7 था, अब वो 6 हो गए। अब देखिए एक एक आर्टिकल करके हम देखते हैं। सबसे पहला है आर्टिकल 12। देखिए आर्टिकल 12 है, इसमें ये बारी बात की गई है कि हमारे यहाँ पे सरकार कौन होता है। आप किसी किसी को, हर किसी व्यक्ति को सरकार नहीं मान सकता, हर कोई संस्था को सरकार नहीं मान सकते ना। तो पहली बात है कि इसमें बताया गया कि क्या है कि गवर्नमेंट कौन है, सरकार कौन है। तो कोई ऐसा संस्था होनी चाहिए ना जहाँ पे वो बोले कि मैं सरकार हूँ, तो धनेगा। दूसरा है आर्टिकल 13 में ये बताया गया कि सरकार के प्रकार बताए गए, यानी कौन कौन सरकार हो सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे कौन कौन सरकार है जो कानून बना सकता है, वही सरकार है। संसद हो गया, विधानमंडल हो गया जो कानून बना सकता है। उसके बाद राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, उसके बाद नगर निकाय हो गया, उसके बाद क्या हो गया? ग्राम पंचायत या पंचायती राज लिखे, ग्राम पंचायत, पंचायती राज। ये जो 6 संस्था है ना, ये हमारे यहाँ पे सरकार है। इन सबको हम क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। बाकी जितने भी आप लोग देख रहे हैं ना, वो सब क्या है? प्रशासन है। शासन और प्रशासन में अंतर समझिएगा। जो सरकार होता है या जो शासन, सरकार मतलब यहाँ पे शासन, जो सरकार होता है ना वो कानून बना सकता है। क्या कर सकता है? कानून बना सकता है। और प्रशासन क्या होता है? कानून को लागू करता है, वो लागू करता है। मान लीजिए कोई डीएम है, डीएम सरकार नहीं है, समझ लीजिएगा। डीएम केवल कानून को पालन करने वाला व्यक्ति होता है। संसद क्या होता है? कानून बना सकता है। जैसे अभी देखिए महिला बिल बनाया है। विधानमंडल कानून बना सकता है, जो लेजिस्लेटिव होता है वो कानून बना सकती है। राष्ट्रपति क्या है? जो अध्यादेश है या जो ऑर्डिनेंस है उसके माध्यम से कानून बना सकते हैं। राज्यपाल क्या है? ऑर्डिनेंस के माध्यम से कानून बना सकते हैं। नगर निकाय कैसे? जैसे हल्द्वानी नगर निकाय है, नगर नगर निगम है, वहां पे देखिए जो लोग चुन के गए सभासद और जो मेयर है वो लोग मिलकर कानून बना सकते हैं कि नगर में कौन कौन से क्या क्या कानून बनना चाहिए। पंचायती राज है, ग्राम सभा है, ग्राम सभा के लोग कानून बना सकते हैं। ये जो 6 संस्था है ना, यहाँ पे क्या है? ये गवर्नमेंट है, ये कानून बना सकते हैं। बाकी कोई भी संस्था ऐसा भारत में नहीं है जो कानून बना सकते हैं, वो कानून को पालन करवा सकते हैं। जैसे पुलिस है और भी जितने भी प्रशासनिक लोग हैं, ये सब क्या है? कानून के क्या है? पालक है, पालन करवा सकते हैं। कानून बनाने का शक्ति उनके पास नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कानून को पालन बनाने का मेन अधिकार इन 6 संस्थाओं के पास है।
जो अलग-अलग उनके अधिकार होते हैं, जो हमारे संविधान में मेंशन किया गया है, उसी के अनुसार ये लोग कानून बनाते हैं। अब आता है आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार है और इसमें बताया गया कि विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। आर्टिकल 14 में क्या बताया है? विधि के समक्ष समानता। जो लॉ होगा, विधि मतलब यहाँ पे लॉ, यानी कानून के नजर में से क्या होता है, हर व्यक्ति बराबर होना चाहिए। अगर कोई हत्या करेगा, कानून के नजर में अगर अंबानी भी हत्या कर ले और एक मजदूर भी हत्या कर ले, तो दोनों के ऊपर एक ही धारा लगेगा। वो अलग बात है कि पैसा वाला चलता है, वो अलग मैटर है, वो क्या होता है, वो पॉलिटिकल में नहीं आता है। जो नियम तो नियम है, अंबानी भी अगर किसी का हत्या करे तो उनको भी क्या होता है, जो एक्ट लगाया जाएगा या जो सेक्शन लगाया जाएगा, और एक आम व्यक्ति भी अगर कोई हत्या करे तो उनके भी एक ही धारा लगाया जा सकता है। तो विधि के समक्ष क्या होता है, समानता होता है, समझ लीजिएगा। लेकिन इसमें एक बात और समझिए, इसमें कुछ लोगों को छूट दे दिया गया है, जैसे राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति हो गया, एमपी हो गए, एमएलए हो गया, इनको किस विशेष छूट दी गई, क्योंकि ये लोग कानून बनाते हैं और उनको वहां पे पहुंचना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो क्या होता है, उनको बहुत सारे उन पे आपत्ति लगा सकते हैं। देखिए, जो एमपी होते या एमएलए होते ना, अगर सत्र होने वाला होगा तो सत्र से 40 दिन पहले और सत्र के 40 दिन बाद तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। मान लेते हैं आप कोई एमपी है, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो आपको अगर संसद में कोई सत्र चल रहा होगा या चलने वाले होगा, तो उससे 40 दिन पहले आपको गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता तो सत्ता पक्ष वाले क्या करेंगे कि मान ले कोई बिल पास का बना है, तो उससे पहले सभी क्या होता है, विपक्ष वालों को जेल में डाल देंगे। इसीलिए ऐसा नहीं होता है। या जैसे राज्यपाल है, जब तक राज्यपाल अपने पद में रहेंगे तब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति भी क्या था, जब तक उनके पद में रहेंगे तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो इसमें कुछ क्या है, कहीं कहीं पे क्या ऑब्जेक्शन मतलब एक्सेप्शन भी है। लेकिन क्या होता है, नॉर्मल रूप से देखा जाए कि अगर कोई व्यक्ति सामान्यतः कोई एक अपराध करता है, एक जैसा अपराध करता है, तो सबके प्रति एक ही प्रकार के क्या होता है, सेक्शन या धारा या केस लगेगा। लॉ यही बोलता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो आप भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं, क्योंकि सभी लोग क्या होता है, इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, वो अलग बात है। तो ये पहली बात, क्या विधि के समक्ष क्या होना। सर हाँ, हाँ सर बताइए। जैसे ऐसा ऐसा हुआ नहीं है कभी। राष्ट्रपति से कभी अगर वो उसमें है, अपनी सत्ता में है, मतलब राष्ट्रपति में, और किसी का एक्सीडेंट के थ्रू किसी को मार देते हैं, तो उनके कार्यकाल पूरा होने के बाद उनको सजा हुई। देखिएगा, जब तक अगर मारते, देखिए किस कैसे, अगर फौजदारी केस है ना तो गिरफ्तार किया जा सकता है, पक्का सबूत होना चाहिए उसके साथ। एक्सीडेंट, अगर सपोज कीजिए उनकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो देखिए, गया अगर तो गाड़ी खुद नहीं चला रहा है ना, तो गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति पर केस नहीं लगता है। जैसे मान लेते हैं आप किसी गाड़ी पे सवार। वही चला रहे हैं, तो हाँ, उस केस में भी उनको वो भी सजा नहीं होगी, हाँ, 5 साल उस बाद हो या कितने। नहीं, देखिए एक बात है ना, पहले समझ लीजिएगा, जो गाड़ी होता है, जो वाहन होता है, वाहन जो चलाते हैं उस पर केस होता है, वाहन में जो सवारी होता है उस पर केस नहीं होता है, अगर उन्होंने कोई एक्टिविटी, गलत एक्टिविटी नहीं किया है। केस होता है जो ड्राइवर होता है उनके ऊपर होता है। अब राष्ट्रपति जो अपनी गाड़ी तो खुद चलाएंगे नहीं, अगर खुद चलाएंगे तब की बात अलग है। अगर मान ले कोई राष्ट्रपति है, खुद हाँ गाड़ी चला वही। रहे हैं, हाँ, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो किरण बेदी थी वो क्या है, मतलब उस समय जब आईपीएस रही होगी, तो उसने क्या है, इंदिरा गांधी की गाड़ी तक को क्या है, सीज कर लिया था। ये अधिकार है, पावर है, लेकिन क्या होगा, अगर वो व्यक्ति मतलब उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा तो गिरफ्तार नहीं किया जाता। अगर इन्वॉल्व है, जैसे मैं, अगर मैं राष्ट्रपति हूँ और मैं किसी को 10-20 लोगों को गाड़ी से मतलब खत्म कर देता हूँ, तो मेरे ऊपर लग सकता है केस। कैसे होगा, फौजदारी केस लगेगा, यानी कि दीवानी केस नहीं लगेगा। तो जो सिविल केस नहीं लगेगा, फौजदारी लगेगा, फौजदारी में क्रिमिनल केस लगेगा उसमें। और क्रिमिनल के देखिए ऐसे होता है ना, तो एक बात होता है कि ये पद बहुत ही क्या होता है, सेंसिटिव पद होता है और बहुत ही गरिमामय पद होता है। जो भी व्यक्ति ऐसा करता है तो वो खुद ही क्या होता है, इस्तीफा दे देता है, इतना ज्यादा निंदा हो जाता है व्यक्ति का। आप लोग देखते होंगे कोई ऐसे साधारण जो कोई मंत्री होता है जो स्टेट का,
या ऐसे विधायक होता है वो भी कोई कर लेगा तो उसका प्रति कितना निंदा हो जाता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, इस्तीफा दे देता है। ठीक है, आजकल नहीं दे रहा है, आजकल क्या राजनीति में ईमानदारी नहीं रह गया है। आजकल पहले के देखिए, पहले आप लोगों ने सुना होगा कि रेल का दुर्घटना हुआ था और क्या लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया था जिम्मेदारी लेके। तो आजकल क्या होता है, कुछ भी हो जाता है, कोई इस्तीफा वैसा देता नहीं, क्योंकि आजकल सत्ता का सुख अलग ही होता है, तो वो चलता रहता है। इसलिए क्या होता है, नैतिकता धीरे-धीरे कम हो जा रहा है। तो इसमें आजकल उतना ज़्यादा हम विश्वास नहीं करेंगे कोई मंत्री इस्तीफा देगा कि नहीं देगा, अलग बात है। लेकिन टेक्निकल अगर उसको होता है तो टेक्निकल हो सकता है। लेकिन क्या बड़े पोस्ट में अधिकतर क्या होता है, ऐसे नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर इस्तीफा दे ही देते हैं। मतलब कहने का मतलब होता है। लेकिन ऐसा बहुत सारे होते भी नहीं है, आप लोग देखे होंगे। अब देखिए आर्टिकल 15, देखिए आर्टिकल 15 पिक्चर भी आया था, आप लोग अगर देखे होंगे तो वो तो देख लीजिएगा। देखिए इसमें बताया गया ना कि देखिए हमारे यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं सब सिटीजन है, और सिटीजन है तो सब में ऊंच नीच भेदभाव की भावना होनी नहीं चाहिए। और ऐसे भी क्या होता है, सबके शरीर में एक जैसा खून है, तो भेदभाव पता नहीं किस हिसाब से वो लोग करते हैं, उनका भी क्या कह सकते हैं, वो भी अलग मिट्टी के बने होते हैं। इसमें बताया गया कि जो लोग जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, धर्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, उसके बाद जेंडर के आधार पर, उसके बाद क्या है कि नस्ल के आधार पर, या किसी रंग के आधार पर कह सकते हैं, के आधार पर क्या होता है, के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा। समझिएगा, यहाँ पे जाति का मतलब कास्ट, कास्ट के आधार पर नहीं किया जा सकता। अब लोग इंडिया में इतना ज्यादा कास्ट है, तो अब उसका भेदभाव नहीं करना चाहिए। टेक्निकल चीज है, लेकिन करते हैं वो अलग बात है। लेकिन टेक्निकल चीज अलग होता है और व्यावहारिक चीज अलग होता है। व्यवहार और टेक्निकल चीज में बहुत अंतर होता है। अब इतने पढ़े लिखे लोग भी अगर भेदभाव करेगा तो इससे बड़ा मूर्ख तो दुनिया में कोई होगा नहीं सकता। वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे कहते हैं कि मैं ठाकुर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ये है वंश कौन सा हो, भाई सबके पूर्वज तो जंगलों से आए हैं ना। आपके भी पूर्वज ब्राह्मण होने से पहले जंगल में रहे होंगे। ठीक है, तो उसमें क्या गुरूर करना है, पता नहीं उनको क्या गुरूर होता है, वो करते रहते हैं। उसको धर्म के आधार पर नहीं करना चाहिए कि इसका धर्म बड़ा है, उसका धर्म छोटा है, ऐसे नहीं होना। जन्म स्थान पे कोई गांव का रहने वाला है, कोई शहर का रहने वाला है, या कोई अच्छे मकान में रहता है, कोई थोड़ा सा लकड़ी और नलकट के मकान में रहता है, तो उसमें नहीं करना चाहिए। भाई सभी लोग गांव से ही तो शहर गए हैं, शहर से तो कोई गांव में आया नहीं होगा। टेक्निकल तो यही है ना कि दुनिया में पहले शहर आया है, पहले गांव आया है। अगर दुनिया में सबसे पहले गांव आया है तो गांव से तो लोग शहर गए हैं ना। तो बताइए आपके पूर्वज जो लोग शहर में है और अपने आपको बोलते हैं मैं शहरी, मैं ज्यादा सभ्य हूँ, मैं ज्यादा सिविलाइज हूँ, तो उनको बताना कि आपके पूर्वज क्या थे भाई। उनके पूर्वज भी गांव से जब शहर आ जाएगा तो वो भी लोग क्या सभ्य हो जाएंगे। इसमें क्या टेक्निकल है। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो अमेरिका के लोग तो इंडियन वालों को बोलते हैं पता नहीं आप कैसे रहते हैं। तो ऐसे भेदभाव नहीं करना चाहिए। जन्म स्थान के, धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, उसके बाद जेंडर के आधार पर नहीं करना चाहिए। भाई स्त्री पुरुष है, भाई सबने भगवान ने बनाया है, या जो भी आपको जिस चीज को भी मानते हैं, तो उसमें होता है कि और हर परिवार में मेल और फीमेल दोनों होते हैं। भाई जब आपके परिवार में वो उसमें अंतर नहीं हो सकता तो दूसरे के फीमेल में वो अंतर कैसे होगा। सबके परिवार में मेल और फीमेल होता है, बिना मेल फीमेल के कोई क्या होता है, वंश आगे ही नहीं बढ़ सकता है। तो भाई आपके फीमेल अच्छे है तो दूसरे के फीमेल गड़बड़ कैसे हो सकता है, या आपके मेल अच्छे है तो दूसरे का मेल कैसे खराब हो जाएगा। तो ये सारी चीज नहीं होना चाहिए। नस्ल, नस्ल मतलब जिसको रेस कहते हैं। जैसे हम लोग क्या होता है, उत्तर भारत के लोग क्या होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग बोलते हैं भोटिया बोलते हैं, या चीनी बोलते हैं, बहुत सारे चीज अलग अलग नामों से उनको पुकारते हैं। भाई उसका नस्ल वैसे तो वो क्या करे कि वो खुद लेके थोड़ी ना आया है। या पहनाव हो सकता है, आदिवासी लोगों का पहनाव अलग हो सकता है, जो शहर में लोग के रहते हैं उनका पहनाव अलग हो सकता है। तो इसके आधार पर रंग, आप लोग देखिए हमारे देश में पता नहीं शादी ब्याह में रंग को इतना ज्यादा देखा जाता है, पता नहीं रंग में ही क्या है, अमृत छिपा हुआ है।
तो हर तरह के रंग के लोग अच्छे बुरे होते हैं। तो रंग बहुत ज्यादा दिखता है, इसलिए देखिए हर जगह पे गाड़ी में लिखा रहता है बुरी नजर, काले नजर वाले होते हैं, वो काले चीजों को इतना ज्यादा नेगेटिव लेते हैं। तो नेगेटिव जो लेते हैं तो ऐसे नहीं होना चाहिए भाई, क्लाइमेट का इफेक्ट है, कोई गोरे कोई काले है तो सर मेनली क्लाइमेट क्लाइमेट का असर है, तो उसमें नहीं होना चाहिए। तो इस आधार पे क्या होता है, व्यक्ति का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो जाति हो गया, यानी कास्ट हो गया, वंश हो गया, धर्म हो गया, जन्मस्थान हो गया, जेंडर हो गया, रेसेस हो गया, रंग हो गया, इसके आधार पर क्या होता है, आप देखिएगा पुराने जितने भी सीरियल देखेगा, उसमें राक्षस को काले वस्त्र में दिखाया जाता है। अरे भाई राक्षस हो गया तो उसको काला वस्त्र दिखाना कोई जरूरी था कि, उसका और कोई रंग नहीं मिलता है क्या उनको दिखाने के लिए? तो ये भी क्या होता है, एक लोगों का मेंटलिटी बनेगा कि जो काला वस्त्र पहनेगा मतलब वही गड़बड़ करने वाला है, और जो सफेद वस्त्र पहन के जो बड़े बड़े अधिकारी घूस लेते हैं उनका क्या होगा। ये भी बहुत सारे मैटर होते हैं, नेता लोग तो सब सफेद कपड़े पहनते हैं, उनका भी होना चाहिए। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन ये होता है। तो उसी पर बात की गई है कि आर्टिकल इनका विरोध करता है, आर्टिकल 15। और आर्टिकल 15 बहुत तो जरूरी है। हाँ बताइए। जो फांसी देता है वो भी खाने का ऑर्डर बनता है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, सब नेगेटिव बनाया गया भाई, काला वस्त्र इतना सारा नेगेटिव क्यों है, पर समझ में नहीं होता है। आप बताइए। अब लोग आंखों में काजल लगाते हैं लेकिन उसको सौंदर्य बताते हैं, और ऐसे कोई काला वस्त्र बनाएगा पर हाँ उनको राक्षसों को काला वस्त्र पहना के दिखाएंगे, तो नेगेटिव परचेज हो जाता है। तो अलग मैटर है वो। जबकि काला काला ब्लैक बॉडी सबको शिक्षित बनाता है, ये चीज नहीं हाँ, होती। अब वो अलग बात है, वही कहते हैं ना, जो हमारी मेंटेलिटी है वो थोड़ा सा खराब है कि काला वस्तु का, अब काला देखिए क्या होता है भाई, आकाश का रंग अगर रात को देखेंगे वो भी काला है। भाई अगर हमारे यहाँ पे अगर एटमोस्फेयर नहीं होता तो हमें हर चीज काला ही दिखाई देता ना। आप लोग जानते हैं कि एटमोस्फेयर के कारण ही क्या होता है, हमें प्रकिरण ऊपर जाके जब नीचे रिफ्लेक्ट होता है तभी वस्तु क्या होता है, नीली दिखाई देता है हमारे आकाश। अगर वो भी नहीं होता तो काला, अंतरिक्ष में जाएंगे तो हर वस्तु काला दिखाई देता है। तो ये इस पर मतलब क्या है, इसमें मना किया कि ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं करनी चाहिए। ये क्या होता है, एक सभ्य समाज की पहचान नहीं है। अगर आप सभ्य समाज चाहते हैं तो वो उसका पहचान नहीं हो सकता। उसके बाद आर्टिकल 16, इसमें बताया गया है कि अवसर की समानता, यानी जो अपॉर्चुनिटी है उसका समानता होनी चाहिए। देखिए दुनिया में जो अमीर और गरीब का मूल जो अंतर है, इसमें दो कारण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये दो कारण अगर एक जैसा हो जाता तो इतने ज्यादा अमीर गरीब नहीं होता। अमीर गरीब तो होता क्योंकि इंसान है तो उसमें होगा ही होगा, लेकिन ये दो चीज अगर होता लोगों में एक जैसा, तो उतना ज्यादा अमीर गरीब नहीं होता है। इसका मतलब है एक समान शिक्षा। इसका पहला कारण क्या, एक समान शिक्षा होनी चाहिए। है नहीं कोई आईआईटी में पढ़ रहा है और कोई गांव के स्कूल में पढ़ रहा है, भाई एक समान शिक्षा कहाँ हुआ। और दूसरी बात अवसर की एकता, जो अपॉर्चुनिटी है उसको एक होना चाहिए, अवसर की एकता। ये दुनिया में जितने भी देशों में इस इन दोनों एक जैसा नहीं है ना, उन देशों में गरीब अमीर बहुत ज्यादा है। जिन देशों में एक जैसा शिक्षा है, एक जैसा अपॉर्चुनिटी है, उन देशों में अमीर गरीब कम होगा। और जिन देशों में ये चीज जितना ज्यादा गैप होगा, उन देशों में उतना ज्यादा अमीर और गरीब होंगे। भारत में देख लीजिएगा, आईआईटी में पढ़ने वाला व्यक्ति और बताइए हल्द्वानी और उससे छोटे छोटे डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाला व्यक्ति कैसे बराबरी कर पाएगा, कभी कर ही नहीं पाएगा। जहाँ पे प्रोफेसर नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहां पे बच्चे और आईआईटी में पढ़ने वाले बच्चों से कैसे बराबरी कर पाएगा, एक समान शिक्षा नहीं है। कोई कॉन्वेंट में पढ़ रहा है और कोई सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है,